हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम मंथली करंट अफेयर्स में नवंबर 2022 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो 70 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, इसके शॉर्ट नोट जरूर बनाइएगा जिससे आपको एग्जाम के समय हेल्प मिल सकेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। पहला क्वेश्चन है, लूला दा सिल्वा तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो वह ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं। अभी हाल ही में ब्राजील में इलेक्शन हुए हैं और लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने वर्तमान राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को हरा दिया है और जो लूला दा सिल्वा हैं वो तीसरी बार ब्राजील के इतिहास में राष्ट्रपति बने हैं। ब्राजील की बात कर लेते हैं तो ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी ब्रासीलिया है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है ब्राजीलियाई रियल। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ बिलीफ को किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो स्टैचू ऑफ बिलीफ राजस्थान में स्थापित किया गया है। दोस्तों, स्टैचू ऑफ बिलीफ किसकी मूर्ति है सबसे पहले ये जानना है। तो ये शिव की मूर्ति है। कहां पर स्थापित की गई है? तो राजसमंद जिले में स्थापित की गई है, राजस्थान के। इसकी ऊंचाई कितनी है? 369 फीट यानी 112 मीटर। इसको किसने बनाया है? तो बिल्डर सापूरजी पालोनजी ग्रुप के द्वारा इसे तैयार किया गया है। इसको बनाने में 10 साल का समय लगा है और यह मूर्ति भगवान शिव को समर्पित है और यह भगवान शिव की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। अगला क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा स्पेन। दोस्तों, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में 11 से 30 अक्टूबर 2022 के बीच में किया गया था और स्पेन ने कोलंबिया को हरा करके 7वां फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबला मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में किया गया था। 16 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास यानी IMT ट्राइलेट का पहला संस्करण किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर होगा तंजानिया। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो 3 देशों के बीच एक त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ था। कौन सा अभ्यास? IMT ट्राइलेट यानी भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास। तो ये तंजानिया में हुआ है, पहली बार हुआ है। 27 से 29 अक्टूबर के बीच में यह आयोजित किया गया था। भारत की तरफ से INS तर्कस ने इसमें हिस्सा लिया था। चलिए दोस्तों, अब हम इन दोनों देशों की लोकेशन जान लेते हैं, मोजाम्बिक और तंजानिया की। तो दोस्तों, ये है मोजाम्बिक और ये है तंजानिया। तो तंजानिया की अगर हम बात करें तो कैपिटल है डोडोमा, राष्ट्रपति हैं सामिया सुलूहु हसन और प्राइम मिनिस्टर हैं कासिम मजलीवाल। इसके अलावा मोजाम्बिक की कैपिटल है मापुटो और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं फिलिप नुसी। प्रधानमंत्री हैं एड्रियानो मालियाने। अगला प्रश्न है, उद्धव उत्सव 2022 किस राज्य में किया गया है? तो उद्धव उत्सव मध्य प्रदेश में किया गया है। कहां पर? मध्य प्रदेश में। तो ये जो उद्धव उत्सव है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित किया गया था। यह नृत्य और संगीत का एक समारोह है। इसका उद्घाटन किया था ताइवान के राजदूत बोसुआन गेर ने। दोस्तों, इसमें ताइवान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और श्रीलंका के कलाकारों ने हिस्सा लिया था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, असम, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो नृत्य और संगीत कलाकार थे उसमें उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। कब से कब तक? 26 से 28 अक्टूबर के बीच में। दोस्तों, इंडिया स्पेस कांग्रेस एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस है जो अंतरिक्ष क्षेत्र में सरकार, औद्योगिक विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, विचारकों, कानूनी पेशेवरों और शिक्षाविदों को एक मंच प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारत के स्टीलमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? उनका नाम था जमशेद जे ईरानी। तो जमशेद जे ईरानी का हाल ही में निधन हो गया है। चलिए उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। 1992-93 में वो भारतीय उद्योग परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। धातु विज्ञान के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए 2008 में भारत सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। उद्योग में उनके योगदान के लिए 2007 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, रक्षा सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है?
तो गिरिधर अरमाने जो हैं वो रक्षा सचिव बने हैं, याद रखिएगा। 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं गिरिधर अरमाने, तो उन्होंने रक्षा सचिव का जो पद है वो ग्रहण कर लिया है नवंबर 2022 में। अगला क्वेश्चन है, इला भट्ट का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो इला भट्ट एक सोशल वर्कर थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी, तो उनका हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने सेवा संस्थान की स्थापना की थी, यानी वो सेवा संस्थान की संस्थापक थी। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कई मुहिम के जरिए महिला अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। 1977 में उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा 1986 में लाइट लाइवलीहुड अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसकी शुरुआत 1 नवंबर को हुई थी, क्योंकि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी और यह मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। दोस्तों जो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव है, इसका आयोजन 1 नवंबर से 3 नवंबर तक रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया था। छत्तीसगढ़ को याद रखिएगा धान का कटोरा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 800 मीटर रेस में किस खिलाड़ी ने जूनियर नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है? आंसर है इसका परवेज खान। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है परवेज खान, तो उन्होंने 800 मीटर रेस में एक नया रिकॉर्ड बनाया है और 800 मीटर की दौड़ को उन्होंने 1 मिनट 47.96 सेकेंड में पूरा किया है, जो कि एक नेशनल रिकॉर्ड है। तो परवेज खान का संबंध मध्य प्रदेश से है। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की, तो इसका आयोजन बिलासपुर छत्तीसगढ़ में किया गया है। और इसमें गोल्ड मेडल की बात करें तो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल तमिलनाडु और मध्य प्रदेश ने जीते हैं। 6 गोल्ड मेडल जीते हैं दोनों राज्यों ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स के लेखक कौन है? तो केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप पुरी, तो उनके द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो हरदीप पुरी जो है वो कौन सा मंत्रालय संभालते हैं? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। इसके अलावा आवास और शहरी मामलों के मंत्री भी हैं कौन? हरदीप पुरी। दोस्तों ये जो पुस्तक है इसकी प्रस्तावना किसने लिखी है? अमिताभ बच्चन ने लिखी है। अगला प्रश्न है, इजराइल के अगले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? वो बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। कौन बने हैं दोस्तों? बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल में इलेक्शन हुए हैं, तो लिकुड पार्टी के नेता हैं बेंजामिन नेतन्याहू, तो उनकी पार्टी ने बहुमत हासिल किया है। तो अब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं इजराइल के। कौन? बेंजामिन नेतन्याहू। पहली बार 1996 से 99 तक, दूसरी बार 2009 से 2021 तक, यानी 12 सालों तक वो प्रधानमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं 2009 से 21 तक। और पहले 3 साल और यानी 15 साल वो पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अब फिर से उनका तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है। लखपति दीदी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो लखपति दीदी योजना उत्तराखंड में शुरू की गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, तो उन्होंने 4 नवंबर 2022 को इस योजना को शुरू किया है। इसका उद्देश्य है 1.25 लाख महिलाओं को 2025 तक उनकी आमदनी 1 लाख रुपए करना है प्रति वर्ष। अगला क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो अमित दास गुप्ता को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें अमित दास गुप्ता की, तो वह पूर्व भारतीय राजनयिक और लेखक हैं और इसके अलावा शिक्षक भी हैं। 2009 से 2012 तक ऑस्ट्रेलिया में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में भी काम कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ऑफ ऑर्डर की जो स्थापना है 1975 में की गई थी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा, और इसमें ऑस्ट्रेलिया और अन्य लोगों को इसमें सम्मानित किया जाता है उनके उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। सीआरपीएफ की कितनी महिला अधिकारियों को महानिरीक्षक यानी आईजी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सीआरपीएफ ने पहली बार 2 महिला अधिकारियों को आईजी नियुक्त किया है। देखिए उनके नाम याद रखिएगा, ये फोटो थोड़ा सा गलत लग गई है दोस्तों, याद रखिएगा उनके नाम। एनी अब्राहम को रैपिड एक्शन फोर्स का आईजी बनाया है और सीमा ढूंढिया को बिहार सेक्टर का आईजी बनाया है। तो सीमा ढूंढिया
और एनी अब्राहम, वो 2 महिलाएं हैं जिन्हें सीआरपीएफ के द्वारा आईजी बनाया गया है। ठीक है, सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक जरूर याद रखिएगा सुजॉय लाल थाउसेन है, यानी SL थाउसेन है। अगला प्रश्न है, कॉलिंस डिक्शनरी ने किसको वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है? तो परमा क्राइसिस को कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो इनको आप नोट जरूर करिएगा। ठीक है, परमा क्राइसिस का जो अर्थ होता है अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि। अगला क्वेश्चन है, आधार मित्र को अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो आधार मित्र को लॉन्च किया है UIDAI के द्वारा, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यूजर्स को बेहतर अनुभव के लिए एक चैट बॉट शुरू किया है जिसका नाम है आधार मित्र। दोस्तों, आधार को कब लॉन्च किया गया था? याद रखिएगा 28 जनवरी 2009 को। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 को किसने जीता है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 को जीता है मुंबई ने। तो मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हरा करके सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब पहली बार जीता है। फाइनल मुकाबला हुआ था कोलकाता के ईडन गार्डन में। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 2022 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 2022 के मुख्य अतिथि होने वाले हैं। और डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली की बात करें तो वो गुआना के प्रेसिडेंट हैं। तो जो 8 से 10 जनवरी 2023 तक इंदौर मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन होना है, तो उसमें वो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 2023 की थीम क्या है? डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। देखिए दोस्तों, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से इंडिया आए थे, तो इसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। 2003 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, श्याम शरण नेगी स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे, उनका निधन हो गया है। वह किस राज्य से रिलेटेड थे? तो वह हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड थे। कौन दोस्तों? श्याम शरण नेगी। याद रखिएगा, ये स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे, पहले वोटर थे। तो 25 अक्टूबर 1951 को पहली बार श्याम शरण नेगी ने वोटिंग की थी और उन्होंने 34 बार मतदान का उपयोग किया है अपने जीवन काल में। दोस्तों, उन्होंने 2 नवंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए वोटिंग भी की थी। उनकी उम्र 106 साल थी। 2014 में चुनाव आयोग के द्वारा उन्हें ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। और अगर हम बात करें लोकसभा की, तो उन्होंने 16 बार लोकसभा के लिए मतदान किया था। किसने? श्याम शरण नेगी ने। बायजूस ने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो बायजूस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं लियोनेल मेसी। तो फुटबॉलर हैं दोस्तों लियोनेल मेसी। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका नाम है बायजूस, ये इंडिया की एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो उसने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? लियोनेल मेसी को। और लियोनेल मेसी की बात करें तो वो अर्जेंटीना के वो फुटबॉलर हैं। उन्होंने 164 मैचों में 90 गोल किए हैं और 2022 में वह अपना 5वां विश्व कप खेल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषा दिवस कब मनाया जाएगा? तो भारतीय भाषा दिवस मनाया जाएगा 11 दिसंबर को। कब मनाया जाएगा? 11 दिसंबर को। तो दोस्तों, यूजीसी के द्वारा ये कहा गया है कि 11 दिसंबर को अब क्या मनाया जाएगा? भारतीय भाषा दिवस। ठीक है, भारतीय भाषा दिवस किसकी याद में मनाया जाएगा, किसकी जयंती पर मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा कवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती पर। ठीक है, लेकिन ये जो भारतीय भाषा दिवस है ये कॉलेजों विश्वविद्यालयों में मनाया जाएगा। यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन। अगला प्रश्न है, राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा मेघालय। कहां पर आयोजित किया गया था? मेघालय में। और पहला राइजिंग सन वाटर फेस्ट 5 नवंबर 2022 को मेघालय के उमियम झील में समाप्त हुआ है, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। इसमें रोइंग और सेलिंग जैसे खेल खेले गए थे। दोस्तों, उमियम झील की बात करें तो 12 पानी झील के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह एक कृत्रिम झील है। 1960 के दशक की शुरुआत में उमियांग नदी पर एक बांध बनाया गया था जिसके कारण उमियांग झील का निर्माण हुआ था। आपको एक इंफॉर्मेशन दे दें दोस्तों कि अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे एप्लीकेशन पर।
एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लें, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, आप स्टडी कर सर्च करेंगे तो आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। इसके बाद स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने मई 2023 तक कितने लाख टन चीनी निर्यात को अनुमति दी है? तो 60 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दी है, यानी मई 2023 तक 60 लाख टन चीनी का निर्यात किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाकर के विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाई गई है स्विट्जरलैंड में। कहाँ चलाई गई है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। तो इस ट्रेन में 100 कोच शामिल किए गए थे। इसकी लंबाई हो जाती है 1.9 किलोमीटर। इसका वजन हो जाता है 2990 टन और इसकी स्पीड थी 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे। दोस्तों, यह स्विट्जरलैंड के प्रीडा से बर्गन तक चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, एक कैलेंडर वर्ष में 1000 टी20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? वो हैं सूर्य कुमार यादव। ठीक है दोस्तों, तो सूर्य कुमार यादव ने टी20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की थी। 28 पारियों में उन्होंने 44.60 की औसत से 1026 रन बनाए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है 7 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को। इसका उद्देश्य होता है कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाना। अगर हम बात करें विश्व कैंसर दिवस की, तो यह 4 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में हर साल कैंसर से लगभग 1.1 मिलियन नए मामले आते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मोहम्मद तैयब इकराम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बात करें तो इसका मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। सीईओ हैं थियरी बेल। स्थापना हुई थी इसकी 7 जनवरी 1924 को पेरिस फ्रांस में। इसके संस्थापक हैं पॉल लेउटे। इसका आदर्श वाक्य है फेयर प्ले फ्रेंडशिप फॉर एवर। मोहम्मद तैयब इकराम एशियाई हॉकी महासंघ के सीईओ भी हैं। तो ये सभी जानकारी आप नोट डाउन जरूर करिएगा। तोखु इमोंग त्योहार किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड में। कहां दोस्तों? नागालैंड में। तो तोखु इमोंग त्योहार जो है नागालैंड में आयोजित किया गया है। यह धर्म, संस्कृति और मनोरंजन का एक त्योहार है। इस साल 7 नवंबर को मनाया गया है। 9 दिनों तक यह चला है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है? उज्जैन में लगाई गई है। कहां पर? उज्जैन में। तो मध्य प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं मोहन यादव, उनके द्वारा मध्य प्रदेश के उज्जैन में 300 साल पुरानी जीवाजी वेधशाला में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी है। दोस्तों, वैदिक घड़ी समय की वैदिक गणना पर आधारित होगी। इसमें दिन के जो 24 घंटे होंगे उनको मुहूर्त में बांटा गया है। जो जीवाजी वेधशाला है इसका निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा 1719 में की गई थी। अगला प्रश्न है, WWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में प्रमोद भगत ने कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल दोस्तों? गोल्ड मेडल। इसके अलावा दोस्तों प्रमोद भगत के अलावा मनीषा रामदास ने भी गोल्ड मेडल जीता है WWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2022 में। इस चैंपियनशिप का आयोजन टोक्यो जापान में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एजुथासन पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो कवि और लेखक सेतु को चुना गया है। तो मलयालम कथा लेखक हैं सेतु या ए सेतु माधवन, तो उनको केरल सरकार के द्वारा एजुथासन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। ठीक है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1993 में की गई थी और केरल सरकार के द्वारा यह सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। इसकी राशि है 5 लाख रुपए नगद। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डील आर्ड्रे डेस आर्ट एट डेस मिला है? तो ये मिला है किसे? अरुणा साईराम को। तो दोस्तों कर्नाटक की शास्त्रीय गायिका है अरुणा साईराम, तो उनको फ्रांस की सरकार के द्वारा सेवेलियर डी आर्डे डेस आर्ट्स डेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार संगीत में भारत और फ्रांस के बीच जो संबंध हैं उनको बढ़ावा देने के लिए दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऋतुराज अवस्थी को। तो दोस्तों 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, तो केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने 7 नवंबर 2022 को 22वें विधि आयोग का गठन किया है और कर्नाटक उच्च न्यायालय के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे ऋतुराज अवस्थी, उनको विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से नवंबर 2022 में उत्तराखंड सरकार के द्वारा उत्तराखंड गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर है इसका उपरोक्त सभी, यानी अजीत डोभाल, प्रसून जोशी और गिरीश चंद्र तिवारी, इन सभी को उत्तराखंड गौरव सम्मान से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो कुल 5 लोग हैं जिन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया है। वो कौन कौन है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अजीत डोभाल, प्रसून जोशी, जनरल बिपिन रावत, गिरीश चंद्र तिवारी और बीरेन डंगवाल। तो इन 5 लोगों को उत्तराखंड की सरकार के द्वारा उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया है। यह सम्मान 2021 से शुरू हुआ था। उत्तराखंड सरकार लोगों को उनसे संबंधित क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए यह पुरस्कार देती है। अगला प्रश्न है मालाबार नौसैनिक अभ्यास का 26वां संस्करण किस देश में हुआ है? तो ये जापान में हुआ है। कहां हुआ है दोस्तों? जापान में। तो मालाबार नौसैनिक अभ्यास का आयोजन जो है 2022 में जापान में हुआ है और यह इसका 26वां संस्करण था। कौन सा संस्करण? 26वां संस्करण। अगर हम बात करें मालाबार नौसैनिक अभ्यास की, तो इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, यानी यह पहली बार 1992 में किया गया था और शुरुआत में भारत और अमेरिका के बीच यह अभ्यास होता था। 2015 में इसमें जापान शामिल हुआ था। इसके बाद 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है भारतीय ओलंपिक संघ की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो वो बनी है पीटी ऊषा। कौन बनी है दोस्तों? पीटी ऊषा। तो अगर हम बात करें पीटी ऊषा की, तो वह कई एशियन खेलों में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में वह चौथे स्थान पर रही हैं। पायोली एक्सप्रेस के नाम से उन्हें जाना जाता है और वर्तमान में वो राज्यसभा की सांसद हैं। अगला प्रश्न है भारत के 50वें CJI कौन बने हैं? तो वो बने हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, यानी DY चंद्रचूड़। उन्होंने किसका स्थान लिया है? UU ललित का स्थान लिया है और UU ललित जो है वो 8 नवंबर 2022 को रिटायर्ड हुए थे। दोस्तों जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक रहेगा। अगर हम बात करें भारत के सर्वोच्च न्यायालय की, तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी और भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? हीरालाल जे कानिया। G20 प्रेसिडेंसी के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? आंसर है इसका नरेंद्र मोदी। देखिए दोस्तों 2022 का G20 शिखर सम्मेलन कहां हुआ है? याद रखिएगा इंडोनेशिया में हुआ है। 2023 का जो G20 शिखर सम्मेलन है ये कहां होने वाला है? इंडिया में होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में लोगो, थीम और वेबसाइट को लॉन्च किया है। ये आप देख पा रहे हैं, ये लोगो लॉन्च किया है और थीम क्या है? थीम जरूर याद रखिएगा, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। ये थीम आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न है राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरल। तो केरल में दोस्तों जो सोने की कीमत है पूरे राज्य में एक समान की गई है, तो ऐसा करने वाला वो पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न है 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा उत्तर प्रदेश। कौन करेगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश करेगा। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो तीसरा संस्करण है वो उत्तर प्रदेश में आयोजित होना है। इसमें लगभग 6000 एथलीट शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? मध्य प्रदेश करेगा। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन कहां किया गया है? तो कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में स्थित है, तो वहीं पर उसके टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने 11 नवंबर को बेंगलुरु में नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का भी उद्घाटन किया है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो यह बेंगलुरु में किया गया है। अगला प्रश्न है, कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य के लिए अधिसूचित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु। तमिलनाडु में कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को अधिसूचित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो तमिलनाडु ने अपने 17वें वन्यजीव अभ्यारण्य को अभी हाल ही में अधिसूचित किया है और अभ्यारण्य में कृष्णागिरी और धर्मपुरी जिलों के जो आरक्षित वन है उनको शामिल किया गया है। यहाँ पर स्तनधारियों की 35 प्रजातियां पाई जाती हैं और पक्षियों की 238 प्रजातियां पाई जाती हैं। मंडिया दिवस किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका आंसर है उड़ीसा में। कहां पर मनाया गया है? उड़ीसा में मनाया गया है। तो उड़ीसा के नवीन पटनायक ने 10 नवंबर को हिंदू कैलेंडर के मार्गशिरा महीने के पहले गुरुवार को मंडिया दिवस या बाजरा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो यह 10 नवंबर को मनाया गया है। T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है किसने? इंग्लैंड ने। किसने जीता है दोस्तों? इंग्लैंड ने। किसको हरा करके जीता है? तो पाकिस्तान को हरा करके यह खिताब जीता है। दोस्तों, इंग्लैंड इतिहास में पहली बार पुरुष क्रिकेट टीम बनी है इंग्लैंड की, जो 50 ओवर की भी चैंपियन है और 20 ओवर की भी चैंपियन है। ठीक है, तो 2019 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसको जीता था 50 ओवर वाला, और 2022 में जो वर्ल्ड कप हुआ है T20 का उसको भी जीता है किसने? इंग्लैंड ने। दोस्तों, 2022 का जो T20 विश्व कप था उसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए थे फाइनल मुकाबले के सैम करन, और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पूरे वर्ल्ड कप के चुने गए थे कौन? सैम करन। तो ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड पर्यटन ने किसे अपना मैत्री दूत नियुक्त किया है? तो स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री दूत नियुक्त किए गए हैं नीरज चोपड़ा। कौन नियुक्त किए गए हैं? नीरज चोपड़ा। तो दोस्तों, नीरज चोपड़ा को आप जानते ही हैं कौन है। वो भाला फेंक खिलाड़ी हैं और उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड पर्यटन के द्वारा मैत्री दूत नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो 2022 का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये शरद कमल अचंता को दिया गया है। शरद कमल अचंता की बात करें तो वह भारत के स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, तो उन्हें 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की, तो इससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी। 2021 में इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया था। इसके अंतर्गत 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है और यह खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश गए थे? तो वो गए थे इंडोनेशिया। किस देश गए थे दोस्तों? इंडोनेशिया। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 14 से 16 नवंबर 2022 के बीच में इंडोनेशिया की यात्रा पर गए थे और वहीं पर भारत को अध्यक्षता सौंपी गई थी 2023 के लिए। तो अब 2023 में G20 का जो अध्यक्ष होगा वो भारत होगा। जनजातीय गौरव दिवस 2022 कब मनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डे भी है। तो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है हर साल 15 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। ठीक है, तो पहला जनजातीय गौरव दिवस 2021 में मनाया गया था 15 नवंबर को, और बिरसा मुंडा की जयंती पर इस दिवस को मनाया जाता है। बिरसा मुंडा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, और मुंडा जनजाति के लोक नायक भी थे। कौन? बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ हुआ है? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, MC मैरी कॉम, PV सिंधु, मीराबाई चानू और गगन नारंग को किस संगठन का सदस्य चुना गया है? तो MC मैरी कॉम, PV सिंधु और मीराबाई चानू, इसके अलावा गगन नारंग को जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसमें सदस्य के रूप में चुना गया है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अन्य सदस्य जो हैं वो हैं शिव केशवन, टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल हैं, हॉकी कप्तान है रानी रामपाल और भवानी देवी, इसके अलावा बजरंग लाल और ओम प्रकाश सिंह कहराना, ये सभी भारतीय ओलंपिक संघ के
सदस्य हैं। और अध्यक्ष कौन बनी है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था दोस्तों, पीटी ऊषा जो है वो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन चुने गए हैं? तो इसका आंसर होगा अरविंद बिरमानी। कौन चुने गए हैं दोस्तों? अरविंद बिरमानी चुने गए हैं। बात करें अगर हम नीति आयोग की, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी और यह भारत सरकार का थिंक टैंक होता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और इसके वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं सुमन बेरी, और जो परमेश्वरन अय्यर हैं वो नीति आयोग के सीईओ हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में भारत की जो रैंक है वो है 8। क्या है दोस्तों? 8 है भारत की रैंक। तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में भारत 2 पायदान ऊपर 8वें स्थान पर पहुंच गया है। 2022 और 21 में 10वें स्थान पर था। 2020 में वह 9वें स्थान पर था। अगर हम बात करें 2023 की, तो इसमें डेनमार्क और स्वीडन जो है वो इस सूचकांक में पहले स्थान पर हैं। और इस सूचकांक को पहली बार 2005 में प्रकाशित किया गया था और इसे जर्मन वॉच के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन बने हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो डॉक्टर सीबी आनंद बोस जो हैं वो पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बने हैं। ठीक है, 17 नवंबर 2022 को डॉक्टर सीबी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? ममता बनर्जी हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा लांस नायक मंजू। जो लांस नायक मंजू है वो भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर बनी है। स्काई डाइवर का मतलब है ऊपर से छलांग लगाने वाली। ठीक है दोस्तों, तो आपने हेलीकॉप्टर में देखा होगा भारतीय सैनिक जो है वो ऊपर से छलांग लगाते हैं तो उन्हें डाइवर बोला जाता है। तो पहली महिला स्काई डाइवर बनी है कौन? लांस नायक मंजू, याद रखना है आपको। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं अरुण कुमार गोयल। कौन बने हैं दोस्तों? अरुण कुमार गोयल। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अरुण कुमार गोयल को चुनाव आयुक्त के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया है। वह 1985 बैच के पंजाब कैडर के IAS ऑफिसर हैं। और दोस्तों राजीव कुमार जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इसके अलावा अन्य चुनाव आयुक्त जो हैं अनूप चंद्र पांडे हैं, और अनूप चंद्र पांडे के अलावा अरुण गोयल भी अब चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम क्या है जिसका उद्घाटन 19 नवंबर 2022 को पीएम मोदी ने किया है? तो इस हवाई अड्डे का नाम है दोस्तों डोनी पोलो हवाई अड्डा। क्या नाम है? डोनी पोलो हवाई अड्डा। इसका उद्घाटन किसने किया है? पीएम मोदी ने किया है। और ये जो डोनी पोलो हवाई अड्डा है ये ईटानगर में स्थित है। डोनी का अर्थ सूर्य होता है और पोलो का अर्थ चंद्रमा होता है, याद रखना है। भारत ने दक्षिण कोरिया में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा 25 गोल्ड मेडल। तो भारत ने दक्षिण कोरिया में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में 25 गोल्ड मेडल जीते हैं और कुल मिलाकर के 38 मेडल जीते हैं, जिसमें से 25 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा कतर में। तो कतर में दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन शुरू हुआ है और इसका फाइनल मुकाबला जो है वो 18 दिसंबर को होने वाला है। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का क्या नाम है जिसका उद्घाटन 19 नवंबर 2022 को पीएम मोदी ने किया था? तो उस हवाई अड्डे का नाम है डोनी पोलो हवाई अड्डा। क्या नाम है दोस्तों? डोनी पोलो हवाई अड्डा। ये जो हवाई अड्डे का नाम है, डोनी का मतलब होता है सूर्य और पोलो का मतलब होता है चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्रमा के नाम पर इस डोनी पोलो हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। यह अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत ने दक्षिण कोरिया में 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? आंसर होगा इसका 25 गोल्ड मेडल। ठीक है दोस्तों, तो भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 25 गोल्ड मेडल जीते हैं।
और टोटल की बात करें तो भारत ने 38 मेडल जीते हैं, जिसमें से 25 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप का आयोजन साउथ कोरिया के डेगू शहर में किया गया था। अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में किया जा रहा है। कहां पर दोस्तों? कतर में किया जा रहा है। 20 नवंबर 2022 को फीफा विश्व कप की शुरुआत हुई थी। 18 दिसंबर को इसका फाइनल मैच खेला जाएगा। कतर पहला ऐसा अरब देश बन गया है जहां पर फीफा का विश्व कप हो रहा है। दोस्तों लाइव जो है वो 2022 के फीफा विश्व कप का शुभंकर है और फीफा विश्व कप 2002 के बाद दूसरी बार एशिया में फीफा विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है। 2002 में जापान में और दक्षिण कोरिया में संयुक्त रूप से हुआ था और अब उसके बाद 2022 में कतर में इसका आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों फीफा विश्व कप में भारत की ओर से उद्घाटन समारोह में कौन शामिल हुए थे? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इसमें शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसमें आप स्टार जरूर करिएगा। प्रश्न है, भारत के पहले निजी रॉकेट का नाम क्या है जिसे हाल ही में इसरो ने लॉन्च किया है? तो उस रॉकेट का नाम है विक्रम एस। अभी हाल ही में भारत ने विक्रम एस रॉकेट को लॉन्च किया है और यह भारत की पहली निजी रॉकेट है। तो इसरो द्वारा भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। दोस्तों इस रॉकेट को किसने बनाया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने, यानी स्काई रूट एरोस्पेस नाम की जो कंपनी है उसने इस रॉकेट को बनाया है और यह एक निजी कंपनी है। दोस्तों स्काई रूट एरोस्पेस के संस्थापक कौन है? पवन कुमार चंदना और दोस्तों नागा भरत। ये दोनों लोग जो हैं वो स्काई रूट कंपनी के संस्थापक हैं और इन्होंने यह कंपनी 2018 में बनाई थी। विक्रम एस अंतरिक्ष की सबसे तेज और सबसे सस्ती रॉकेट है। बात आई है यहां पर इसरो की, तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ हैं। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, मेटा ने किसे मेटा इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो मेटा यानी फेसबुक, इसे फेसबुक पहले बोला जाता था लेकिन 2022 में इसका नाम मेटा हो गया है। तो मेटा इंडिया के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों उनका नाम है संध्या देवनाथन। क्या नाम है उनका? संध्या देवनाथन। तो संध्या देवनाथन जो हैं अब वो मेटा इंडिया की प्रमुख बन गई हैं। ठीक है, और संध्या देवनाथन ने किसका स्थान लिया है? अजीत मोहन का स्थान लिया है। और मेटा की स्थापना कब हुई थी? 2004 में। और मेटा के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। कौन है दोस्तों? मार्क जुकरबर्ग। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो शत्रुनाश अभ्यास जो है वो आयोजित किया गया है राजस्थान में। ठीक है, किसके द्वारा? भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान के द्वारा। तो भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान ने 21 नवंबर 2022 को राजस्थान के थार रेगिस्तान में एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास जिसका नाम था शत्रुनाश, तो उसका आयोजन किया है। दोस्तों भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिम कमान कहां है? जयपुर में है, यानी इसका मुख्यालय जयपुर में है। अगला प्रश्न है, गांधी मंडेला पुरस्कार से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, तो उनके द्वारा तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु हैं दलाई लामा, तो उनको गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कासिम जोमार्ट टोकायव को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर होगा कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं कासिम जोमार्ट टोकायव। ठीक है, तो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायव ने 81.31% वोट हासिल किए हैं कजाकिस्तान में जो अभी इलेक्शन हुए थे, और 2019 में वो सत्ता में आए थे। कजाकिस्तान की बात करें तो यह एक मध्य एशियाई देश है और यह पूर्व सोवियत संघ गणराज्य का पार्ट भी रह चुका है। इसकी राजधानी अस्ताना है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है कजाकिस्तानी तेंगे। प्राइम मिनिस्टर हैं अली खान इस्माइलोव। अगला प्रश्न है, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों पूर्णिमा देवी बर्मन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है?
पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। तो पूर्णिमा देवी बर्मन जो है असम की एक पर्यावरण कार्यकर्ता है, तो उन्हें संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान यानी चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। पूर्णिमा देवी बर्मन हरगिला आर्मी का नेतृत्व करती हैं, जो कि पक्षियों को बचाने के लिए काम करती हैं। दोस्तों, पूर्णिमा देवी बर्मन को 2017 में नारी शक्ति पुरस्कार, जो कि भारतीय महिलाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार होता है, उससे भी नवाजी जा चुकी हैं। यह पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण में किस राज्य को पदक तालिका में टॉप पोजीशन मिली है, यानी पहला स्थान मिला है? तो इसका आंसर होगा मणिपुर। तो जो नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेल हुए थे उसमें मणिपुर ने पहला स्थान हासिल किया है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेलों का आयोजन मेघालय सरकार और राज्य ओलंपिक संघ के द्वारा कराया गया था। इसमें 3000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। दोस्तों, इस ओलंपिक खेल में फुटबॉल, शूटिंग, बास्केटबॉल और 18 अन्य खेल शामिल हुए थे। पहले स्थान पर मौजूद मणिपुर ने 240 पदक जीते हैं। कितने पदक दोस्तों? 240 पदक। और मणिपुर को 88 गोल्ड, 75 सिल्वर और 77 ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुए हैं। असम को कुल 203 मेडल मिले हैं। इसके बाद वो दूसरे स्थान पर रहा है। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लें। स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। सबसे पहले आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, फिर इसके बाद आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर मंथली करंट अफेयर्स जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो सभी उपलब्ध हैं। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।